नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। महाराष्ट्र से ये अहम खबर निकल के सामने आ रही है, जहां नांदेड़ जिला अस्पताल में बढ़ा है मौतों का आंकड़ा। अस्पताल में 13 नवजात सहित 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अब तक 31 मरीजों की जान जा चुकी है। 13 नवजातों में से 7 लड़के और 6 लड़कियां हैं। तो अस्पताल में मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नांदेड़ का यह जिला अस्पताल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे लगातार 24 घंटे में अभी तक 31 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 13 नवजात शिशु हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसमें से 7 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं और ऐसे में दवाइयों की कमी के चलते यहाँ पे मौतों का आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि यहाँ पे 24 घंटे में अब तक 31 मौतें हो चुकी है। दवाइयों की यहाँ पे कमी नजर आ रही है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे सख्ती नहीं दिखाई जा रही है और परिजनों में खासा रोष नजर आ रहा है। लगातार स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और यहाँ पे लगातार परिजनों द्वारा यहाँ पे हड़ताल भी की जा रही है और सख्त कार्रवाई की मांग उनके द्वारा उठ रही है। तो पिछले 24 घंटे में 31 मौतें अभी तक हो चुकी है नांदेड़ के जिला अस्पताल में और स्थिति काफी ज्यादा संगीन यहाँ पे नजर आ रही है। नांदेड़ में मौत का आंकड़ा दिन पर दिन अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 24 घंटे में 31 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 13 नवजात शिशु है जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 लड़के और 6 लड़कियां बताई जा रही है। और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा उनका कहना है। हमारे अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आ रही है, जहां मिशन छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी अब निकल चुके हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं दंतेश्वरी मंदिर में की है पूजा पाठ। जगदलपुर में रैली को भी संबोधित यहाँ पे देश के मुखिया ने किया है। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली एक के बाद एक पीएम मोदी संबोधित करें, इसी संदर्भ में आज भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। दंतेश्वरी मंदिर में जाके पूजा पाठ यहाँ पे पीएम मोदी ने की है और इसके बाद संबोधन अपना दिया है और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। इस दौरान पीएम मोदी ने तो मिशन छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। दंतेश्वरी मंदिर में जाके पूजा पाठ यहाँ पे पीएम मोदी ने की है और इसी के साथ बता दें कि जगदलपुर में रैली को भी संबोधित किया है पीएम मोदी ने। कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। संजीव बालियान की मांग पर बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। संगीत सोम ने किया है बालियान के बयान का विरोध। संजीव बालियान ने कहा था कि पश्चिमी यूपी बने अलग राज्य। संगीत सोम बोले हैं मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी यूपी। सपा सांसद शफीकुर रहमान भी कूद चुके हैं इस पूरे विवाद में। तो देखिए, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग यहाँ पे की जा रही है संजीव बालियान की तरफ से और इसी में अब बीजेपी के खेमे में दो फाड़ होते हुए नजर आ रही है। संगीत सोम ने इस बयान का विरोध किया है और इस पूरे बयान में बीजेपी के अंदर जो बयानबाजी चल रही है, इसको लेकर अब सपा सांसद शफीकुर रहमान भी कूद पड़े हैं। मुजफ्फरनगर के सपा और अब संजीव बालियान ने यह दोहराई है अलग राज्य की मांग। कहा है पश्चिमी यूपी बने अलग राज्य और ऐसे में देखिए संगीत सोम बोले हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो। मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी यूपी, संगीत सोम का यह बयान आया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान भी कूद पड़े हैं इस पूरे विवाद में।
सुनिए संजीव बालियान ने क्या कहा था और अब इस पर बाकी नेताओं का क्या कुछ कहना है। वो प्रदेश के हिसाब से चलती है, हर प्रदेश को एक एम्स दे दिया जाए, ITI होती है, हर प्रदेश में एक ITI खुलेगी, हर प्रदेश में एक IMM खुलेगा, इस तरह से योजनाएं चलती हैं। तो बड़ा प्रदेश होने के कारण 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश को ऐसा नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य बनेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ेगा। तो सबकी इच्छा यही है। मैं तो आपकी जो आवाज है उसमें अपनी आवाज मिलाई, आपका फोरम हो या पार्टी का फोरम हो, मेरे क्षेत्र की जनता की बात रखना सांसद के रूप में रख करते हुए और अपनी बात में शालीनता के साथ। और उत्तर प्रदेश बनाने का मतलब है, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, इसे कोई बिल्कुल अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं। पश्चिम के लोगों का विकास नहीं होगा, उनका और विनाश होगा। पश्चिम के लोग गारत में चले जाएंगे, पश्चिम के लोग खाते पीते लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्राइम नगरी बन जाएगी। क्राइम फार्मूला नहीं आया, कोई अभी बात ही तो उनकी राय है। तो मतलब ये कि इसमें हम अपने लोगों से बात करके बताएंगे अलग राज्य बनाने के लिए। और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत लोग, पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा सकते। सड़क हादसे में घायल होने के 10 महीने बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत अब फिट है, इसलिए वो आज खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। सुबह वो दोनों देहरादून हेलीपैड से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। दरअसल क्रिकेटर ऋषभ पंत 30 दिसंबर 2022 को उस समय भीषण कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, जब वो अपनी मर्सिडीज बेंच से दिल्ली से रुड़की के ढंढेरा में अपने घर लौट रहे थे। सर्दी के मौसम में सुबह 5 बजे उनकी कार नासरन कस्बे में डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी तरफ पलटी खाती चली गई। उसमें भीषण आग लग गई। इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भारतीय सेना के जवानों के साथ गांधी जयंती मनाई। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने जवानों के लिए गाना गाया, तो वहीं गानों पर जवानों और एक्टर रणदीप हुड्डा ने डांस किया। जवानों के डांस मूव्स देखते ही बने रहे। स्टेज पर कई जवान भी इस दौरान गाने गाते दिखे। तुम भी दिल देके दिल देना सीखो जी, दिल देखो दिल देखो दिल देखो जी, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, आए दिल देने वाले दिल देना सीखो जी। शाम सुनानी मदहोश किए जा, मुझे कोई कीजिए तेरी ओर ले जा। और इस बीच पटना से अहम जानकारी आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जातिगत जनगणना रिपोर्ट का देंगे ब्यौरा, जनगणना किस आधार पर हुई है ये भी बताएंगे नीतीश कुमार। आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। बिहार में हुई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी कर दी गई थी। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। जाति आधारित गणना को लेकर बिहार में खूब बवाल मचा था। हाईकोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 77.12% है और ऐसे में अब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये किस आधार पर जातिगत जनगणना हुई है, इसका ब्यौरा नीतीश कुमार इस बैठक में देंगे। वहीं बिहार सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी होने पर सियासत भी तेज हो चुकी है। Speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community.
और यहां से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई 100 वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार। इस बीच लखनऊ से अहम जानकारी, जाति जनगणना पर गरमाई है राजनीति। यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी उठाई है मांग। अपना दल एस और सुभाषपा ने की है मांग, यूपी में भी हो जातिगत जनगणना। तो अब देखिए, एनडीए के कई ऐसे घटक दल है जो कि जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। तो बिहार में जहां पहला ऐसा राज्य बना है जातिगत जनगणना कराने वाला, तो वहीं देखिए यूपी में भी इस आग की चिंगारी अब नजर आ रही है। यूपी में भी इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एनडीए के घटक दल है जो कि लगातार मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना यूपी में भी की जाए। तो भाजपा और अपना दल एस की तरफ से ये मांग लगातार उठाई जा रही है।
राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे, रैलियों के जरिए मैदान में उतरकर जोर आजमाइश करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़मेर दौरे पर रही। इस दौरान अलग ही सियासत यहां पे देखने को मिली, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान बाड़मेर से कांग्रेस विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस पर वसुंधरा राजे ने कहा कि आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है। सीएम अशोक गहलोत की करीबी कांग्रेस विधायक का पैर छूने का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से यह अहम जानकारी आ रही है, जहां न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल जब्त कर दिए गए हैं। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग का केस है और 17 अगस्त को ये केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से यूएपीए के तहत ये लगातार कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि अभी भी लगातार छापेमारी हो रही है। सूचना ये निकल के सामने आ रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अर्धसैनिक बल यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं। फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। लैपटॉप भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो न्यूज क्लिक से जुड़े 30 ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि न्यूज क्लिक मीडिया संस्था है जहां पे छापेमारी हो रही है। 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी चल रही है और अभी जो है वो फोन और लैपटॉप जो है वो अपने जब्त में पुलिस ने ले लिया है। यूएपीए के तहत पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में सीएमओ के दिशा निर्देश पर सीएसी अधीक्षक जेपी सिंह ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जहां BABSC और इंटर पास डॉक्टर बनकर इलाज करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई है। जहां झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का चाबुक चला है। यह बिना डिग्री मरीजों की जान के लिए फर्जी डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं मरीजों की जान के साथ। अलीगढ़ के एएमयू में 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई है। बता दें कि एएमयू के बीएम हॉल और एमएस नॉर्थ हॉल में फायरिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर स्टूडेंट समेत 3 युवक घायल हो गए हैं। साथ ही एसीएन कॉलेज से बीयूएमएस की पढ़ाई कर रहा छात्र भी घायल हो गया है। तो वहीं एएमयू कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई है। हालांकि तीनों घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस वो एएमयू प्रोटेक्टर टीम जांच में जुट चुकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।